सर से ही जानते हैं। सर भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम को। धन्यवाद अभिषेक जी। सर आप जैसे प्रोफेसर हैं, आप लोग लगातार देख रहे हैं, अभी यदि देखा जाए तो जिस तरीका से नेट का एग्जाम हुआ है, क्या पारदर्शी तरीका से हुआ है, सही एग्जाम हुआ है? सर 2 मैटर अभी तक हमारे सामने आए हुए हैं। पहला इंग्लिश का पेपर को लेकर के आया है। 2024 का 67 क्वेश्चन हूबहू छाप दिया गया है। हूबहू छापा है। बताइए एग्जाम जो कंडक्ट कर रहे हैं या जो एग्जाम पेपर सेट कर रहे हैं, क्या उनके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि नया क्वेश्चन बना सके? एनटीए से जवाब मांग रहे हैं, चुप्पी साथ के बैठा हुआ है। दूसरा 90 क्वेश्चन सोशियोलॉजी के हरियाणा के एक कोचिंग सेंटर से लड़ा हुआ है। हूबहू 90 क्वेश्चन ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा पढ़ा दिए, इतना टैलेंटेड, तो क्या नहीं करते? पिछले 5 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि हूबहू क्वेश्चन छप जाए 1900 में 90। एनटीए से जवाब मांग रहे हैं, एनटीए देने को तैयार नहीं हो रहा है। अभी तक OMR का रिस्पॉन्स शीट आ जाता है 5-6-7 दिन के अंदर, आज तक नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा है? क्या है? हमारी डिमांड हमेशा एनटीए से ये रहती है कि आप इंग्लिश के बारे में पहले क्लेरिफाई कीजिए, सोशोलॉजी के बारे में क्लेरिफाई कीजिए। ये एकदम चुप्पी साधा हुआ है। इस तरीके से इसने नीट के साथ नाइंसाफी किया है। हमें लगता है एनटीए जो है यहाँ नेट के साथ भी वही करने की तैयारी है। एकदम घनघोर छात्रों के साथ अन्याय है। जो छात्र प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के गया है, वो समझिए उसका सिलेक्शन इंग्लिश में हो रहा है, डायरेक्ट तक उसको मिल जाएगा। ये तो छात्रों के साथ जो बेचारे सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ तो नाइंसाफी। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका ये था, बिहार में खासकर देखिएगा, जो सुदूर गाँव से आते हैं, उनके मन में एक प्रश्न रहता है कि बिहार के यूनिवर्सिटी लेवल पर देखा जाए तो वो प्रशासनिक हो या प्रोफेसर की बहाली हो या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, उसमें बिहार के लोकल प्रोफेसर की संख्या बहुत कम है। इसका कारण ये होता था कि पहले जैसे API स्कोर से बहाली होता था, PhD धारक को मौका दिया जाता था। तो बिहार के यूनिवर्सिटी में कई ऐसे विषय हैं जिसका PhD होता ही नहीं है। बिहार का जो बैकग्राउंड आप देखिएगा सर, बाहर जाके PhD कर नहीं सकते। सर बीएड का क्या होगा? क्या इसी तरीका से लड़का रहेगा या बिहार यूनिटी टेस्ट कराया जाएगा? देखिए आप तो आज बोल रहे हैं कि कराया जाएगा, मैं तो पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि साल में 2 बार हो जाना चाहिए। प्रशासनिक फेल्योर है ये पूरा। क्यों नहीं हो रहा बिहार में? बाकी हर स्टेट तो करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश करा, राजस्थान करा रही है, मध्य प्रदेश करा रही है। आप क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आपके सिस्टम में क्या दिक्कत है? आपके जो बैठे हुए मेंबर है वो सबका ढाल बजा रहे हैं। इतनी दिक्कत है। हर साल में 2 बार हो जाना चाहिए था। अब ये क्या करते हैं, भरोसे में रहते हैं नेट के, कि नेट होगा, नेट से हम लोग रिक्रूटमेंट कर लेंगे। अभी भी जो आप देख रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली आया हुआ है, उसमें सब नेट वाले ही रहेंगे। बैठ तो आपने बहुत सालों से लिया ही नहीं है। क्यों नहीं लिया आपने? बिहार की बहाली में बिहार के छात्र नहीं रहेंगे। नेशनल लेवल का जो टेस्ट देगा वो देंगे, वो आकर के आपके यहाँ एग्जाम देंगे। नेट पढ़ाने वाले बिहार में कितने हैं? कितने टीचर ने नेट क्वालिफाई किया हुआ है? कितने प्रोफेसर बैठे हुए हैं? आपने तो सारे रूल लगा दिए हैं कि जो प्रोफेसर होंगे पढ़ा नहीं सकते, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? ये भी बड़ी समस्या है। इसलिए बाहर के प्रोफेसर सब भी आराम से आ जाते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर है। मैं कल का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि बिहार आखिरी पायदान पे खड़ा है शिक्षा के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो ऑफकोर्स बाहर के ही आएंगे। सर जैसे एग्जाम की बात हो रही थी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा, पेट में जिस तरीके से नेट होता है उसी तरीके से कराया जाएगा। उससे इधर अभी आप देखिए जो गेस्ट फैकल्टी की बहाली निकाली गई है, उसमें कई शिक्षा बिल हैं, और जो 1 जुलाई को जो ड्राफ्ट दिया गया उसको लेकर विवाद है कि उसमें ये है कि एज को लेकर, एज की लिमिट नहीं है। उसके बाद ये भी है चर्चा में कि जो एग्ज़ाम कराया जाएगा, वो लोग कह रहे हैं कि जो 2018 वाला मानक है उसी पर बहाली की जाए। नहीं, संशोधन तो बीच बीच में होते ही रहते हैं और यूजीसी का एक गाइडलाइन भी आते ही रहता है, तो यूनिवर्सिटी उससे बाहर नहीं है। देखिए सवाल जो है एक अपने गेस्ट फैकल्टी के बारे में पूछा API का, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी है API तो तक तो ठीक है, चल जाएगा। 12 नंबर का इंटरव्यू है, तो बहुत ज़्यादा दिन तक का तो मैटर है नहीं। अब आता है परमानेंट बहाली पे। परमानेंट बहाली पर तो ये बोल रहे हैं ना कि 175 क्वेश्चन का हम रिटर्न लेंगे। इसके लेकर थोड़ा सा हमको एक डाउट सा हो रहा है कहीं ये मैटर हाई कोर्ट में चला गया। इसका रीजन मैं बताता हूँ। बहाली सिर्फ नेट पे नहीं हो रही, PhD पे हो रही है। और PhD जो होता करते हैं स्पेशल सब्जेक्ट है। अब जैसे कि मैं इंडियन पॉलिटी से PhD किया हुआ है, तो क्या मैंने पूरा पॉलिटी से थोड़ी किया है, कुछ एक पार्ट से किया है। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर मैं भारत में रहने वाला हूँ, एक बिहार राज्य है, उसमें एक जिला है मान लेते हैं मोतिहारी, मैंने मोतिहारी पे रिसर्च किया है। आप उसको बोलोगे नहीं कि कुछ पूरा इंडिया का क्वेश्चन पूछा है, कैसे हो जाएगा? विवाद हो सकता है, एकदम विवाद होगा। अब आप समझिए जैसे कि कोई CTBS है, हट का स्पेशलिस्ट है,
उनसे बोले कि सर तुमको हट के आता है तो किडनी ट्रांसप्लांट भी आना चाहिए। ऑफकोर्स शुरुआत तो बनना है। तो ये वाला मैटर जो परमानेंट वाला बोल रहे हैं 175 नंबर का हम रिटर्न लेंगे, 25 नंबर का हम इंटरव्यू करेंगे, इसका आप जो है ना एक यूपीएससी से आप देख सकते हैं। यूपीएससी कभी स्पेशल जो एग्जाम होते हैं उसका कभी रिटर्न नहीं लेता है, उसका हमेशा इंटरव्यू लेता है। ऐसे 16 एग्जाम है जो यूपीएससी इंटरव्यू बेस पर ही है, उसका पीटी और मेंस को रिटर्न एग्जाम ही नहीं होता। तो स्पेशल स्टडी जो होते हैं उसका तो रिटर्न होना ही नहीं चाहिए। सिलेबस कैसे बना पाएंगे? या तो फिर कर दीजिए कि पीएचडी हटा देते हैं, सारे नेट क्वालिफाई कर दें, नेट में 10 यूनिट है, कॉमन पढ़ेंगे, कॉमन एग्जाम दे देंगे, या बेट वाले को लेकिन बड़ी दिक्कत ये है ना, अब आप देखिएगा यूनिवर्सिटी में अगर कोई बुक है 5 यूनिट है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय की मैं बात करता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर 5 यूनिट है तो 5 यूनिट के अलग अलग प्रोफेसर हैं, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है उसी सब्जेक्ट से उनका पीएचडी है। इसलिए आप देखिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप पे आ जाती है। हमारे यहाँ क्या है कि पीएचडी उनका किसी और सब्जेक्ट में है, टीचर किसी और सब्जेक्ट जाके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप देखिएगा रैंकिंग की क्लियर सब प्रशासन का है, इसमें तो छात्र पद से दोषी नहीं है, चाहे प्रोफेसर की संख्या रहता तो भी अपना सब्जेक्ट पढ़ाते। छात्र का क्या दोष देंगे हम, तो सिस्टम में ऐसा चलता आ रहा है, छात्र उसी में मथे जा रहे हैं। इसका जो एक सबसे बैड इफेक्ट ये पड़ता है कि जब हम अच्छे कंपटीशन में जाते हैं तो आईक्यू लेवल हमारा वो नहीं बन पाता। और हर नेशनल एग्जाम में जो रिसर्च पेपर के जो होते हैं उसमें सर आपका जो स्वास्थ्य का कार्य है इसमें नेट की जो तैयारी कराई जाती है, किन किन विषय में आप लोग नेट का तैयारी करा? अभी हमारे पास हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर्स है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, देन पॉलिटी है, और एक दो टीचर से बात चल रही है, अगर वो जुड़ गए तो जुड़ गए, लेकिन ये 5 सब्जेक्ट हमारे पास ऑफकोर्स है। 5 सब्जेक्ट पूरा का पूरा है। अगर इसमें कोई तैयारी करना चाहते हैं तो आपसे मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर पे। और रिजल्ट का रेशियो हमारा बहुत ठीक ठाक रहता है, 30 से 40% बच्चे सेलेक्ट ही हो जाते हैं हमारे यहाँ। मतलब ऐसा पढ़ा देते हैं कि कम से कम नेट निकल जाए, JRF ना निकले तो JRF का कुछ एज लिमिट भी होता है, तो नेट तो कम से कम बच्चे उम्मीद करते हैं कितना टेस्ट दिलवा देते हैं तो उसका नेट हो ही जाता है। NTA से क्या करिएगा एक बार? NTA को ही कहना है भाई कि 2 सब्जेक्ट में हमको जस्ट आकर के क्लैरिफाई कर दो। इंग्लिश में जो सच्चाई है 67 क्वेश्चन के, क्या वो सही है? और हरियाणा के क्वेश्चन कोचिंग से 90 क्वेश्चन टकराए हैं, उसमें कितने हद तक सच्चाई है, इसका जवाब होना चाहिए। जो भी नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि बिहार में जो बेट की चर्चा चल रही है वो सभी के लिए है, ऐसा नहीं है। बेट यदि होता है PhD वाले विद्यार्थी को मौका मिलता है तो एक हेल्दी कंपटीशन होगा, इससे ये भी होगा कि अच्छे शिक्षक बिहार में भी बहाल होंगे और बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनको भी मौका होगा। अभी आप यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो देखिएगा कि बाहरी लोग का ज़्यादा बोलबाल है। बाहरी कहने का अर्थ मैं उसको रोक नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कम से कम बिहार के विद्यार्थी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक बनाया तो जाए। सर समय देने के लिए बहुत बहुत